हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे पीएमआर भी कहते हैं, तो एनएमआर का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या पीएमआर। यहाँ पे प्रोटॉन देखते हैं तो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर शील्डिंग डीशील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और केमिकल शिफ्ट और उसकी वैल्यू देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए एनएमआर क्या है कि ये स्पाइनिंग चार्ज जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज जो है जो अपने एक्सिस पर जब वो स्पाइनिंग करता है, रोटेट करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। ये रिजल्टिंग स्पिन मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये जो स्पिन मैग्नेट रिजल्ट होता है वो उसका कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मतलब कोई न्यूक्लियस का चार्ज अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसका कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो कि उसके स्पिन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये कहा जाता है कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो हमारा मान लीजिए कोई स्पिन स्टेट है जिसका वैल्यू हाफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये स्प्लिट कर जाता है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो हमेशा -1/2 अपर जाता है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो +2 नीचे +1/2 नीचे जाता है। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये दो एनर्जी लेवल में ब्रेक कर जाता है। ये हायर एनर्जी होता है, ये लोअर एनर्जी होता है। तो हायर एनर्जी का मान -1/2 होता है और लोअर एनर्जी का मान +1/2 होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लोअर एनर्जी, तो लोअर एनर्जी देखिए आप क्या है, +1/2 है, और जो कि अलाइन विथ एक्सटर्नल फील्ड, जो कि एक्सटर्नल फील्ड के अलाइन करता है। लेकिन जो हायर एनर्जी होता है -1/2, वो हमेशा एक्सटर्नल फील्ड के अपोज काम करता है, मतलब विरोध में काम करता है। द एरो रिप्रेजेंटिंग द एक्सटर्नल फील्ड पॉइंटिंग नॉर्थ। तो ये देखिए आप, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये रोटेट कर रहा है। तो जब कोई भी स्पाइनिंग चार्ज, जब कोई चार्ज जो स्पाइनिंग करता है या कोई एटम जब वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसका कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। वह रिजल्टिंग स्पिन मैग्नेट का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो कि स्पिन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर आपने देखा जी कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये स्प्लिट कर जाता है। जो हायर एनर्जी है 1/2 ऊपर जाता है और जो लोअर एनर्जी है उसका नीचे जाता है। तो ये एनर्जी डिफरेंस होता है, इसको डेल्टा ई बोलते हैं। तो ये तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड को हम अप्लाई करते हैं। तो +1/2 उसकी एनर्जी कम की होती क्योंकि वो एक्सटर्नल फील्ड के अलाइन होता है, लेकिन जो हायर एनर्जी होती है वो हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये +1/2 रहेगा, और ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये -1/2। ये स्पिनिंग एनर्जी स्टेट दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि द आइसोटोप विथ आइदर ऑड मास नंबर और ऑड एटॉमिक नंबर। मतलब ऐसे आइसोटोप जिनका ऑड मास नंबर हो या ऑड एटॉमिक नंबर हो, वही जो होते हैं मैकेनिकल उनका स्पिन होता है, और उनका ही वैसे ही आइसोटोप जो होते हैं वो एनएमआर एक्टिव होते हैं। तो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसे आइसोटोप जिसका ऑड मास नंबर हो या ऑड एटॉमिक नंबर कोई एक हो, तो वो उनका कुछ मैकेनिकल स्पिन होता है और वो ऐसे आइसोटोप एनएमआर एक्टिव होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से एक्टिव होते हैं। तो एक ग्राफ बना हुआ है, देखिए एक चार्ट बना हुआ है। तो मास नंबर मान ली ऑड है और एटॉमिक नंबर ऑड और इवन कुछ भी है, तो यहाँ पे हाफ इंटीजर होता है। तो 1/2 किसका मान होता है, हाइड्रोजन 1 का, कार्बन 13 का, नाइट्रोजन 15 का, फ्लोरीन 19 का और फास्फोरस 31 का। 3/2 किसका होता है, बोरान 11 का, क्लोरीन 35 आइसोटोप और 37 आइसोटोप, और ब्रोमीन का जो 79 और 81 आइसोटोप, इनका 3/2 होता है। और 5/2 किसका होता है, तो ये आयोडीन 127 और ऑक्सीजन 17, इनका 5/2 होता है। तो यहाँ पे अगर मास नंबर ऑड है तो एटॉमिक नंबर ऑड और इवन कुछ भी है, लेकिन एक मैंने कहा ऑड होना चाहिए, तो उस केस में हाफ इंटीजर इनका होता है, 3/2 इनका होता है और 5/2 इनका होता है। अगर हमारा मास नंबर भी इवन हो, एटॉमिक नंबर भी इवन है, तो हमने आपको कहा कि इसका मान क्या हो जाता है, इस 0 हो जाता है, नो स्पिन होगा। जैसे कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, सल्फर 34, तो इनका
चूँकि मास नंबर भी इवन है, एटॉमिक नंबर भी इवन है, तो इनका नो स्पिन होता, मतलब इनका स्पिन नंबर 0 होगा। अगर मास नंबर हमारा इवन हो जाए और ये एटॉमिक नंबर ऑड हो जाए तो उसमें इंटीजर होता है और एक मान होता है नाइट्रोजन 40 का, नाइट्रोजन 14 का एक होता है और ड्यूटेरियम का भी एक होता है और बोरान 10 का 3 होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि नाइट्रोजन 15 का 1/2 होता है लेकिन नाइट्रोजन 14 का 1 होता है और उसी प्रकार बोरान 11 का 3/2 होता है लेकिन बोरान 10 का केवल 3 होता है। तो ये कंडीशन है कि ऐसे आइसोटोप जिनका या तो ऑड मास नंबर हो या ऑड एटॉमिक नंबर हो वो मैकेनिकल स्पिन होते हैं और वही आइसोटोप NMR शो करते हैं। तो आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि इट इज़ वेल नोन दैट सर्कुलेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज जो ये देखिए एक्सिस के थ्रू ये जो सर्कुलेट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट विच एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये फिगर में आप देख सकते हो कि अपने एक्सिस के थ्रू ये देखिए रोटेट कर रहा है, तो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, अपने एक्सिस आप रोटेट कर रहा है। तो स्पाइनिंग, ये न्यूक्लियस जो स्पाइनिंग कर रहा मतलब एक्सिस पर ये रोटेशन कर रहा है। तो सिंस ऑल न्यूक्लियाई हियर देयर ए पॉजिटिव चार्ज, तो स्पाइनिंग न्यूक्लियाई जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी अपने एक्सिस पे स्पाइन करता है, जो रोटेट करता है इसे, तो वो एक नए कहीं ना कहीं मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप करता है। द स्पाइनिंग न्यूक्लियस बिहेव लाइक ए टीनी बार मैग्नेट। मैंने बताया कि कोई भी न्यूक्लियस है जो उसके सेंटर पे पॉजिटिव है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जिसका कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे है क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल जो हैं आर रैंडमली ओरिएंटेड। तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई है तो जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, वो रैंडमली आपको दिखेंगे। जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे इनका रैंडमली कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो ये न्यूक्लियर स्पिन अप नो, इनका कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। लेकिन व्हेन द मैग्नेटिक न्यूक्लियाई विथ स्पिन नंबर I इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम कोई भी मैग्नेटिक नंबर जिसका कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है या मैग्नेटिक न्यूक्लियाई जिनका कुछ न कुछ स्पिन नंबर है, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक मोमेंट उसको एज्यूम किया गया 2I+1। I क्या है? स्पिन नंबर। तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान ली किसी का मान I बराबर 1/2 है, तो 2I+1 से हम निकाल लेंगे। तो 2 गुणे I का मान 1/2 + 1, तो 2 से कट जाएगा 2। तो वही जो 2 आएगा वही प्लस हाफ और माइनस हाफ जो हमने आपको दिखाया था वैसे स्प्लिट कर जाएगा। और जब ये स्प्लिट करता है तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो अपर में जाता है -1/2 और ये +12I2 यहाँ रहेगा। जो एनर्जी का डिफरेंस होगा ΔE होगा। तो इसके बीच में जो एनर्जी का वो है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को भी हम निकाल सकते हैं। अगर गिवन फील्ड दिया है H0, तो उसका फार्मूला होता है V बराबर गामा H0/2π, जहाँ गामा क्या है? गायरोमैग्नेटिक रेशियो है और जो फ्रीक्वेंसी है वो H0 के अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हमारा जो गामा है वो गायरोमैग्नेटिक या मैग्नेटोगायरेटिक रेशियो होता है विच इज़ फंडामेंटल न्यूक्लियर कांस्टेंट। तो उसका मान जो होता है गामा बराबर 2πμ/HI, जहाँ H क्या है? प्लांक कांस्टेंट। गामा तो आप जानते हैं गायरोमैग्नेटिक या मैग्नेटोगायरिक रेशियो है और इट इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन U एंड I। तो U क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। I क्या है? स्पिन नंबर। तो जब उस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये गामा का मान, इसमें मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर 1 में रखूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा मुझे। और ΔE बराबर आप जानते हो बराबर होता है H𝛎। तो H कट जाएगा नीचे, तो ΔE बराबर ये आ जाएगा। तो जैसे हम कुछ उदाहरण ले लें, हाइड्रोजन 1 और कार्बन 13 के लिए I का मान 1/2 है, तो H𝛎 बराबर ΔE 2μH0, क्योंकि
हम यहाँ पर आई का मान अगर 1/2 रखेंगे तो 2 पर चला जाएगा, वो ये आ जाएगा। और इसकी सहायता से भी हम एक फ्रिक्वेंसी निकालनी है, V बराबर 2μH0/H। यू क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, H0 क्या है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, H क्या है प्लांक कांस्टेंट। तो ये कभी कभी फार्मूले से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो ये है। अब यहाँ हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे कि शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या होता है, और साथ साथ केमिकल शिफ्ट पे भी चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पीछे देखा कि हर एक न्यूक्लियस जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है वो मैग्नेट की तरह बिहेवियर करता है। तो जब कोई भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहा है, वो जो सर्कुलेशन ऐसे हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये रोटेट कर रहा है मान लीजिए ऐसे, तो उसके मतलब रिएक्शन में एक नया सेकेंडरी, जिसे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहा है तो उसके प्रभाव, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्रभाव के कारण एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या तो ये जो अप्लाइड फील्ड है उसका अपोज करेगा, या उसको रिइंफोर्स करेगा, या सपोर्ट करेगा। तो ये इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेते हैं कि अगर इंड्यूस फील्ड जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो वो इंड्यूस फील्ड या तो अपोज करेगा अप्लाइड फील्ड, जो मैग्नेटिक अप्लाइड फील्ड होगा इन द रीजन ऑफ प्रोटॉन के रीजन में। तो ऐसे प्रोटॉन शील्डेड होते हैं और इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ़ द इंड्यूस फील्ड, जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड ये डेवलप हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ये सेकेंडरी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, या तो वो इसका ये जो सेकेंडरी इंड्यूस है या तो इसका अपोज करेगा या उसका रिइंफोर्स करेगा। तो दूसरा कंडीशन कि इंड्यूस फील्ड रिइंफोर्स मतलब सपोर्ट द मैग्नेटिक या अप्लाइड फील्ड, देन द फील्ड एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन अप्लाइड फील्ड। तो ऐसे प्रोटॉन क्या होते हैं, वो डी शील्डेड में आते हैं और इस इफेक्ट को हम डी शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो यही होता है शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट। अब हम लोग अपने अंतिम टॉपिक पे आ गए हैं कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है। तो केमिकल शिफ्ट का डेफिनेशन है कि ए केमिकल शिफ्ट इज डिफाइंड एज ए डिफरेंस इन पार्ट पर मिलियन। तो केमिकल शिफ्ट पहली बार तो पीपीएम में निकाला जाता है। बिटवीन द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्व प्रोटॉन, जो प्रोटॉन हमें निकालना है उसका ऑब्जर्व प्रोटॉन का, और टेट्रामेथिलसिलेन। टीएमएस का मतलब होता है टेट्रामेथिलसिलेन। टेट्रामेथिलसिलेन जो होता है उसको रेफरेंस कंपाउंड के रूप में यूज करते हैं। तो टेट्रामेथिलसिलेन क्या है, ये है, चारों ओर CH3 लगा हो, तो ये सिंगल पीक देता है, उसका केमिकल शिफ्ट का मान 0 होता है। तो इसको यहाँ पे हम लोग रेफरेंस कंपाउंड के रूप में यूज करते हैं। तो वो जो हमारा जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो प्रोटॉन ऑब्जर्व करना है उनके और टेट्रामेथिलसिलेन के बीच में ये जो डिफरेंस होता है जो कि पीपीएम में नापा जाता है, उसी को हम लोग केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। टीएमएस इज़ द मोस्ट कॉमन रेफरेंस कंपाउंड इन एनएमआर, क्योंकि इसका केमिकल शिफ्ट का मान 0 होता है। अब केमिकल शिफ्ट का फार्मूला यहाँ है, क्योंकि फार्मूले पे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस। तो रेफरेंस का मान तो 0 ही रहता है और इसका कुछ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, और स्पेक्ट्रोमीटर की भी कुछ फ्रीक्वेंसी दिया रहता है जो कि मेगा हर्ट्स में रहता है। तो अब देखिए यहाँ केमिकल शिफ्ट पीपीएम में दिया है कि केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्स और ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स। अगर आपको मेगा हर्ट्स में दिया रहेगा तो 1 मेगा हर्ट्स बराबर होता है 10⁶ हर्ट। तो ये फार्मूला है। और टाउ बराबर होता है 10 माइनस डेल्टा। डेल्टा क्या है, वही केमिकल शिफ्ट का मान। तो डेल्टा का मान अगर दिया रहेगा तो टाउ भी आप निकाल दोगे 10 में से घटाकर। तो ये फार्मूला भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस अपान स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी गुणे 10⁶, या केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्स अपान ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स गुणे 10⁶। तो देखिए ये कुछ केमिकल शिफ्ट का मान दिया हुआ है जो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का आप देख सकते हो लगभग ये 10 से 12 होता है। एल्डिहाइड का लगभग, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड जैसे 9 से 10 होता है। एरोमेटिक का लगभग आपका 6 से 8 के बीच में होगा। आपका ये वाला जो है जैसे ये कंपाउंड, इनका लगभग आप देख सकते हैं 5 से
ये लगभग 5 से 6 तक होता है। OH और NH का मान लगभग 3 से 7 तक दे रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का अपना ये NH OH का देखिए ये इस रेंज में दे रहा है। और 0 से लगभग 2 के बीच में CH3 CH2 CH का रहता है। और 2 से 3 के बीच में आप देखिए ये है, ये ग्रुप है, ये है, ये है, ये है, ये सब बेंजीन है। तो ये सभी का ये जो केमिकल शिफ्ट का मान दिया, तो सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, फिर एल्डिहाइड का होता है, फिर एरोमेटिक का है, फिर ये एल्कीन का है, उसके प्रोटॉन का है। तो ये क्रम से दिया हुआ है। और ये केमिकल शिफ्ट का मान भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा कि NMR क्या होता है, दूसरा शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा, और तीसरा केमिकल शिफ्ट और इसकी वैल्यू पढ़ा। आगे वीडियो में हम लोग और भी आगे टॉपिक NMR पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में इस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।